जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आप देखते रहें। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप संविधान के 5वें अध्याय पर बने वीडियो देख रहे हैं। पिछले अनुच्छेद में सांसद वेतन और भत्ते की 34वीं वीडियो बनाकर इसके 106 तक कुल अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में विधेयकों की विधायी प्रक्रिया 35वीं वीडियो बनाकर इसके 107वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद संसदीय विधायी प्रक्रिया से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के प्रावधानों की व्याख्या करता है। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर। आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम विधेयकों की विधायी प्रक्रिया पर बात करेंगे। बता दें कि यह दस्तावेज संसदीय विधायी प्रक्रिया से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 के प्रावधानों की व्याख्या करता है। यह स्पष्ट करता है कि धन विधेयक और वित्तीय विधेयकों को छोड़कर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित तभी माना जाएगा जब उस पर सहमति बन गई हो, चाहे संशोधनों के साथ हो या बिना संशोधनों के। यह अनुच्छेद आगे बताता है कि सदन के सत्रावसान के कारण लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता और लोकसभा के विघटन पर राज्यसभा में लंबित विधेयक भी समाप्त नहीं होगा। हालांकि यदि कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है या लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद राज्यसभा में लंबित है, तो वह लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा। चलो आओ सुने विचार चर्चा। अनुच्छेद 107 विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित करने के संबंध में उपबंध। 1. धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। 2. अनुच्छेद 108 और 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर दोनों सदनों द्वारा बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के साथ सहमति न हो जाए जिन पर दोनों सदन सहमत हों। 3. संसद में लंबित कोई विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। 4. राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। 5. कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित होकर राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। नमस्कार। आज हम संसद की एक ऐसी प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं जो हर कानून की बुनियाद है। मेरा मतलब है, एक विचार, विधेयक यानी बिल बनकर कानून का रूप कैसे लेता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, समझिए हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत अहम स्तंभ है। अच्छा। हाँ, ये तय करता है कि कानून कैसे बनते हैं, उन पर कितनी बहस होती है और जनता की आवाज उसमें कैसे शामिल होती है। हमारी ये जानकारी संसदीय विधायी प्रक्रिया नाम के स्रोत पर आधारित है और हम खासतौर पर संविधान के अनुच्छेद 107 पर फोकस करेंगे। जी। तो आज का हमारा मकसद है इस अनुच्छेद की परतों को खोलना। बिल कहाँ पेश होते हैं, पास कैसे होते हैं, और सबसे दिलचस्प बात, जब संसद का सत्र खत्म होता है, मतलब सत्रावसान या लोकसभा ही भंग हो जाती है, तो इन अधूरे विधेयकों का क्या होता है, कौन से बच जाते हैं और कौन से खत्म। ये बचना और खत्म होना, हाँ, जिसे तकनीकी भाषा में लैप्स होना कहते हैं, इसके पीछे बड़े दिलचस्प संवैधानिक सिद्धांत काम करते हैं। हाँ, ये जानना वाकई में उत्सुकता जगाता है कि कैसे नियमों का एक पूरा ताना बाना ये सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने में जल्दबाजी ना हो, बल्कि सोच विचार हो। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम, कोई नया कानून बनाने का विचार मतलब विधेयक संसद में कहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है? क्या कोई फिक्स जगह है, लोकसभा ही? देखिए, यहाँ अनुच्छेद 107 का पहला हिस्सा यानी 1071 हमें रास्ता दिखाता है। सामान्य विधेयकों के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं है। अच्छा। विधेयक अपनी यात्रा संसद के किसी भी सदन से शुरू कर सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। यानी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, ये लचीलापन रखा गया है। सामान्य विधेयकों के लिए तो हाँ, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि संविधान कुछ खास तरह के बिलों के लिए वो एक अलग रास्ता तय करता है। जैसे धन विधेयक, मनी बिल्स, और कुछ दूसरे वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल्स।
अनुच्छेद 109 और 117 में इनकी विशेष प्रक्रिया दी गई है। हाँ हाँ, और धन विधेयक तो वो केवल लोकसभा में ही पेश हो सकते हैं। पर आज हम मुख्य रूप से उन सामान्य विधेयकों की बात कर रहे हैं जिन पर अनुच्छेद 107 लागू होता है। ठीक है। तो सामान्य बिल लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है। मान लीजिए बिल पेश हो गया, अब आगे क्या? क्या एक सदन से पास होते ही वो कानून बनने के करीब पहुंच जाता है? नहीं, यहीं पर हमारी संसदीय व्यवस्था की, आप कह सकती हैं, खूबी सामने आती है। अनुच्छेद 107(2) साफ कहता है। क्या कहता है? कि कोई भी विधेयक तब तक संसद से पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, उस पर अपनी सहमति ना दे दें। दोनों की हाँ जरूरी है। दोनों की सहमति? अच्छा, इसका मतलब है एक सदन की मंजूरी काफी नहीं? बिल्कुल नहीं। अगर लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा की रजामंदी चाहिए, और अगर राज्यसभा ने शुरू किया तो लोकसभा की। यह तो एक तरह का चेक हुआ फिर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये एक तरह का चेक एंड बैलेंस है। ये सुनिश्चित करता है कि कानून पर दोहरी नजर हो, है ना, व्यापक बहस हो। हाँ, ये सहमति या तो बिल के मूल रूप पर हो सकती है या फिर ऐसे संशोधनों के साथ हो सकती है जिन पर दोनों सदन राजी हो जाएं। अच्छा। अक्सर होता है कि एक सदन कुछ बदलाव सुझाता है और दूसरा उन्हें मान लेता है, या फिर बातचीत से कोई बीच का रास्ता निकलता है। और अगर दोनों सदन किसी बात पर सहमत ही ना हो, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया पर राज्यसभा ने कुछ ऐसे बदलाव सुझाए जो लोकसभा को मंजूर नहीं, या समझिए सीधे सीधे बिल को नामंजूर कर दिया, तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में गतिरोध पैदा होता है, डेडलॉक। हालांकि अनुच्छेद 1072 ये भी कहता है कि ये नियम अनुच्छेद 108 और 109 के अधीन है। अच्छा, हाँ। अनुच्छेद 108 में ऐसे गतिरोध को दूर करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग का एक विशेष प्रावधान है। हाँ, सुना है इसके बारे में। जिसे राष्ट्रपति कुछ खास परिस्थितियों में बुला सकते हैं। और अनुच्छेद 109, जैसा हमने कहा, धन विधेयकों की अलग प्रक्रिया है जहां राज्यसभा की शक्तियां थोड़ी सीमित है। लेकिन मूल सिद्धांत यही है, सामान्य कानून के लिए दोनों सदनों का सहमत होना अनिवार्य है। ये दिलचस्प है कि कैसे लोकसभा जो सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा जो राज्यों का, दोनों को कानून बनाने की प्रक्रिया में अहम भूमिका दी गई है। सही कहा। इससे कानून सिर्फ बहुमत का दस्तावेज ना होकर ज्यादा संतुलित और व्यापक सहमति वाला बनता है शायद। हाँ, और ये विविधता में एकता और हमारे संघीय ढांचे का सम्मान भी सुनिश्चित करता है। चलिए, अब उस स्थिति पर आते हैं जो अक्सर होती है। संसद के सत्र चलते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बिल एक सत्र में पेश हुआ, उस पर बहस भी हुई, लेकिन सत्र खत्म हो गया और बिल पास नहीं हो पाया। इसे सत्रावसान या प्रोरोगेशन कहते हैं ना? जी हाँ, प्रोरोगेशन। तो क्या उस बिल का खेल खत्म? क्या उसे अगले सत्र में फिर से शून्य से शुरू करना होगा? ये एक बहुत ही आम सवाल है और इसका जवाब प्रक्रिया की निरंतरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अनुच्छेद 107(3) इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट है। क्या कहता है वो? वो कहता है कि संसद में लंबित कोई विधेयक केवल सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त यानी कि लैप्स नहीं होगा। अच्छा, मतलब बिल जिंदा रहता है, सत्र खत्म होने से उसकी सांसें नहीं रुकती। बिल्कुल। सत्रावसान का मतलब सिर्फ इतना है कि सदन की बैठकें कुछ समय के लिए रोक दी गई हैं, सदन भंग नहीं हुआ है। हाँ, ये फर्क है। तो जब अगला सत्र शुरू होगा तो वो बिल वहीं से आगे बढ़ेगा जहां उसे छोड़ा गया था। सारी प्रक्रिया दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही जरूरी व्यवस्था है। वरना सोचिए, हर सत्र के बाद कितने ही महत्वपूर्ण बिल सिर्फ इसलिए खत्म हो जाते कि समय पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल। इससे तो विधायी काम में काफी रुकावट आती। निश्चित रूप से ये प्रावधान विधायी कामकाज में स्थिरता और कुशलता लाता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो मेहनत और विचार विमर्श हो चुका है वो बेकार ना जाए। लेकिन सत्रावसान से ज्यादा बड़ी और अहम निर्णायक घटना होती है लोकसभा का भंग होना, यानी डिसोल्यूशन। जी, डिसोल्यूशन। ये तब होता है जब लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, या सरकार विश्वास मत खो दे, या फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे भंग कर दें। इसका असर लंबित विधेयकों पर क्या पड़ता है? यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, जैसा कि अनुच्छेद 107 के अगले हिस्से यानी क्लॉज 4 और 5 बताते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकसभा का भंग होना एक पूरी पीढ़ी के बदलने जैसा है संसदीय मायने में, और इसका असर लंबित विधेयकों पर पड़ता है। अनुच्छेद 107(4)
और 107(5) इन्हीं स्थितियों को संभालते हैं और यहाँ नियमों में फर्क है। तो पहले अनुच्छेद 107(4) को समझते हैं। ये किन विधेयकों की बात करता है? अनुच्छेद 107(4) उन विधेयकों को सुरक्षा देता है जो राज्यसभा में लंबित हैं, मतलब पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, और जिन्हें लोकसभा ने अभी तक पारित नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, पारित नहीं किया है। अच्छा, लोकसभा ने पास नहीं किया है। हाँ, इसका सबसे सीधा मतलब है वो बिल जो राज्यसभा में ही शुरू हुए थे और अभी वहीं अटके हुए हैं, लोकसभा तक उनकी यात्रा पहुंची ही नहीं। अच्छा, तो अगर बिल का जन्मस्थान राज्यसभा है और वो भी वहीं है, लोकसभा के पटल पर आया ही नहीं, तो लोकसभा के भंग होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही। तर्क ये है कि राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं होती। हाँ, ये तो है। इसलिए जो विधेयक पूरी तरह से राज्यसभा के अधिकार क्षेत्र में है और लोकसभा के प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं, वो लोकसभा के भंग होने से क्यों प्रभावित हों, वो सुरक्षित रहते हैं और नई लोकसभा बनने के बाद अपनी प्रक्रिया जारी रख सकते हैं। ये तर्कसंगत लगता है। राज्यसभा की निरंतरता बिल को बचा लेती है। लेकिन अब आते हैं उस स्थिति पर जो शायद ज्यादा आम है और जिसके नतीजे ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। अनुच्छेद 107(5) ये क्या कहता है? जी हाँ, अनुच्छेद 107(5) उन स्थितियों के बारे में है जहां लोकसभा भंग होने पर विधेयक समाप्त यानी लैप्स हो जाते हैं, और इसमें दो मुख्य परिस्थितियां आती हैं। कौन कौन सी, कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं। पहली स्थिति, कोई भी विधेयक जो लोकसभा में ही लंबित है, मतलब पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल। ओके। बिल लोकसभा में पेश हुआ, शायद उस पर कुछ चर्चा भी हुई, लेकिन उसे लोकसभा ने पास नहीं किया। ऐसी स्थिति में अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो विधेयक वहीं खत्म हो जाता है। यानी अगर बिल लोकसभा में शुरू हुआ और अपनी पहली बाधा ही पार नहीं कर पाया तो लोकसभा के साथ ही उसका भी अंत। ये तो समझ आता है, क्योंकि उसे सदन का विश्वास ही नहीं मिला था। बिल्कुल। अब दूसरी स्थिति जो ज्यादा ध्यान देने लायक है, हाँ, वो विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित कर दिया है, पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, और वो अब राज्यसभा में लंबित है, पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अच्छा, ऐसा विधेयक भी लोकसभा के भंग होने पर समाप्त यानी लैप्स हो जाएगा। क्या सच में? मतलब लोकसभा ने अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी की, बिल पास करके राज्यसभा भेज दिया और राज्यसभा उस पर विचार कर ही रही थी कि लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी खत्म, शून्य। जी हाँ, इतनी मेहनत, इतनी बहस, सब बेकार। नई लोकसभा को उसे फिर से पेश करना होगा, फिर से लोकसभा में पास कराना होगा। ये कैसे? जी हाँ, सामान्य नियम यही है। अनुच्छेद 107(5) यही कहता है। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरा संवैधानिक सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या है? क्यों एक सदन द्वारा पारित बिल दूसरे सदन में लंबित होने पर भी खत्म हो जाता है? इसका लॉजिक क्या है? इसके पीछे का तर्क जुड़ा है लोकसभा के चरित्र से। देखिए, लोकसभा सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है, वो हाउस ऑफ द पीपल है। हाँ, बिल्कुल। जब लोकसभा भंग होती है तो माना जाता है कि जनता का दिया हुआ उसका कार्यकाल, उसका जनादेश, मैंडेट जिसे कहते हैं, वो समाप्त हो गया। अच्छा। इसलिए जो विधेयक उसने पारित तो कर दिए थे लेकिन अभी कानून नहीं बन पाए थे क्योंकि राज्यसभा की सहमति बाकी थी, वो भी उस समाप्त हुए जनादेश का हिस्सा माने जाते हैं। नई लोकसभा नए जनादेश के साथ आती है और ये जरूरी समझा जाता है कि वो इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर नए सिरे से विचार करें, भले ही पिछली लोकसभा ने उन्हें पास कर दिया हो। ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि कानून हमेशा ताजे जनादेश की कसौटी पर खड़े उतरें। ये तर्क है जी। लेकिन इसका मतलब तो ये भी हुआ कि कई जरूरी बिल, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा आर्थिक सुधार या कोई जटिल सामाजिक कानून जो बड़ी मुश्किल से लोकसभा से पास हुआ हो, वो सिर्फ इसलिए अटक सकता है कि चुनाव आ गए। बिल्कुल संभव है। इससे तो प्रक्रिया में बहुत देरी हो सकती है। ये बिल्कुल संभव है और होता भी है। ये दरअसल प्रक्रियात्मक शुद्धता, प्रोसीजरल प्रोप्राइटी और विधायी दक्षता, लेजिस्लेटिव एफिशिएंसी के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश है। अच्छा। संविधान निर्माता शायद ये मानते थे कि लोकतंत्र में ताजे जनादेश का सम्मान करना ज्यादा जरूरी है, भले ही उसमें कुछ समय ज्यादा लगे। ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 108 यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान कुछ विशेष स्थितियों में रास्ता निकाल सकता है अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अधिसूचना लोकसभा भंग होने से पहले जारी कर दी हो, लेकिन वो एक अपवाद है। सामान्य नियम 107(5) का ही है। ये तो वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण नुक्ता है समझने के लिए। इसने बिल के भविष्य को सीधे सीधे लोकसभा के जीवनकाल से जोड़ दिया है।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अनुच्छेद 107 से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? हमने मुख्य रूप से 4-5 बातें समझी। पहला, सामान्य विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकते हैं। ठीक। दूसरा, कानून बनने के लिए दोनों सदनों की सहमति अनिवार्य है। अनिवार्य है, हाँ। तीसरा, सत्र खत्म होने यानी सत्रावसान से लंबित बिल खत्म नहीं होते, वो अगले सत्र में जारी रहते हैं। चौथा, लोकसभा भंग होने पर जो बिल राज्यसभा में शुरू हुए और वहीं लंबित हैं और लोकसभा से पास नहीं हुए, वो खत्म नहीं होते, वो बच जाते हैं। हाँ, लेकिन पांचवा और सबसे अहम, जो बिल लोकसभा में लंबित है या लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में लंबित है, वो लोकसभा भंग होने पर खत्म यानी लैप्स हो जाते हैं। और ये लैप्स होने का नियम, खासकर ये 5वां बिंदु, लोकसभा के बदलते जनादेश का सम्मान करने के सिद्धांत पर आधारित है। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि कैसे हमारा संविधान विधायी काम में निरंतरता भी चाहता है। हाँ, सत्रावसान वाले नियम से। सही, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करता है कि कानून बनाने की शक्ति अंततः जनता के ताजे जनादेश के प्रति जवाबदेह रहे। लोकसभा भंग होने वाले नियम से। जी हाँ, ये वाकई एक जटिल लेकिन काफी सोच समझकर बनाई गई व्यवस्था लगती है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, सच में। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए जाते जाते एक सवाल छोड़े जाते हैं, श्रोताओं के लिए भी और आपके लिए भी। जरूर। ये जो नियम है कि लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में लंबित बिल भी लोकसभा भंग होने पर लैप्स हो जाते हैं, अनुच्छेद 107(5), इसका हमारी कानून बनाने की रफ्तार और असर पर क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या ये नियम वाकई सुनिश्चित करता है कि कानून हमेशा मौजूदा जनता की इच्छा के अनुसार बने, भले ही प्रक्रिया धीमी हो जाए? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जरूरी सुधारों और कानूनों को बेवजह सालों तक लटका देता है, क्योंकि हर नई लोकसभा को पहिया फिर से ईजाद करना पड़ता है? यही सवाल है। क्या ये प्रणाली प्रक्रियात्मक शुद्धता को जरूरत से ज्यादा महत्व देती है, या ये लोकतंत्र की गतिशीलता का सही प्रतिबिंब है? इस नियम के फायदे बनाम नुकसान पर विचार करना हमारी संसदीय प्रणाली की समझ को और गहरा कर सकता है। एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है अनुच्छेद 7(7) के जरिए विधेयकों के सफर और उनके लैप्स होने के नियमों की तस्वीर अब पहले से ज्यादा साफ हुई होगी। उम्मीद तो यही है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो को पूरा सुना। उम्मीद है आपको इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। हम संविधान का ज्ञान के संविधान के ज्ञान अध्याय के अंतर्गत था विधेयकों की विधायी प्रक्रिया। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।